तो हम लोग ने सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में पढ़ा था कुछ। आज हम लोग देखते हैं, आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक उससे पहले एक चीज में कर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो इसको खुल जाने दो, तब तक डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी कर्नल्स की बात करेंगे अभी हम लोग। उससे पहले कुछ बातें करते हैं। हम लोग ने क्या देखा मशीन लर्निंग में? हम लोग ने क्या किया? हमारे पास डेटा सेट होता था। उस डेटा सेट पे हम प्रोसेसिंग करते थे। फिर हम करते थे फीचराइजेशन। एक मिनट। फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते थे, है ना? कोई भी एल्गोरिथम लगा देते थे, KNN लगा ली या हम लोग ने लगा ली लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये काम हम लोग करते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है। तो ये जो हम लोग करते थे, ये फीचराइजेशन करते थे ना, ये तो मैनुअली करते थे ना। और ये हम लोग क्यों करते थे? फीचराइजेशन इसलिए करते थे ताकि मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल हो जाए। ये चीज मेरा हो जाए, तो इतना सारा हम काम करते थे। तो ये जब वैपनिंग की बात हम लोग ने की थी, वैपनिंग लेके आया था सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये जब सपोर्ट वेक्टर मशीन लेके आया था ना, तो इसने ये कहा था कि मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन लेके आ रहा हूँ। सपोर्ट वेक्टर मशीन फीचराइजेशन को खत्म कर देगा। कहीं कहीं फीचराइजेशन हम लोग करते भी हैं और कर भी सकते हैं, है ना? फॉर बेटर अंडरस्ट, अगर हम लोग को एक अच्छा एनालिसिस करना है और मुझे स्ट्रांगली कुछ अच्छा खुद भी करना, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट वेक्टर मशीन खुद भी कर देता है ना? तो ये क्या करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स? ये अपने आप हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर देगा। ये अपने आप प्रोजेक्ट कर देगा और लीनियरली सेपरेबल खुद ही बना देगा डेटा क्लासेस को। एंड अपने आप ये खुद ही ये सारा काम कर देगा जो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी प्री प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग जो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना काम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के आने के बाद, ये पूरा का पूरा चला गया, छीन लिया किसने? न्यूरल नेटवर्क्स ने। वहां तो करने की जरूरत पड़ती नहीं है ये सब। सीधे आप अपने इनपुट्स दो, ये खुद ही करेगा ये काम पूरा। तो मेरे पास ये जो टर्म है ना, प्री प्रोसेस और फिर फीचराइजेशन,
फिर एमएल एल्गोरिथम, इतना काम, इतना काम, ये पूरा कौन करता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम खुद ही लगाते हैं। ये कौन करता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन करता है। पहले के जमाने में पता कैसे होता था काम? पहले के ज़माने में काम कैसे होता था, अगर मैं कंप्यूटर विजन की बात करूं या कुछ भी बात करूं, तो पहले हम लोग क्या करते थे, मुझे अगर इमेज में कुछ ढूंढना या कुछ भी इमेजेस के साथ काम करना है, तो फॉर एग्जांपल पहले एक इमेज होती थी। इमेज को हम क्या करते थे, पहले ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करते थे। फिर उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता था, ये अभी मान लेता हूँ कि मेरी एक आई है, ये मेरी है आईलिड, ये मेरी है आयरिस। स्क्रीन वो दूसरी दिख रही है मेरे से। अब दिख रही है? यस सर यस। ये मेरी आईलिड है, ये मेरी आइरिस है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसके एजेस निकालते थे, ढूंढते थे। पहले ये सब काम हम लोग को मैनुअली करने पड़ते थे, खुद करने पड़ते थे, हर एक एक चीज निकालनी पड़ती थी। इसकी आइरिस डिटेक्ट करो, इसकी एजेस, ये वाली एजेस निकालो, फिर इसके सर्कल देखो। पहले हम लोग को ऐसा काम करना पड़ता था खुद, और सोचो कितना ये कॉम्प्लेक्स हो जाता था उस टाइम। लेकिन जब से डीप लर्निंग आई है ना 2012 में, न्यूरल नेटवर्क ने सब काम खत्म कर दिया। ये बोलता है कि खाली मुझे इमेज दो, मुझे इमेज दो, सारा काम मैं करूंगा, एवरीथिंग आई विल डू। ये सारा काम कह रहा है कि मैं खुद ही करूंगा, ये मुझे दे दो। तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसको, इसके फीचर्स मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता था, वेक्टर्स में लेके आ जाता था, नंबर्स में लेके आ जाता था इमेज को। फिर इसको लीनियरली, एक लीनियर बना लेता था, इसको फ्लैटन कर देता था, ताकि मैं न्यूरल नेटवर्क्स को, है ना, न्यूरल नेटवर्क्स को नहीं, फ्लैटन करके इस तरीके से काम होता था। यही मेरी होती थी ना, यही होती थी मेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे करते करते मैं सारे निकालता था, लीनियर बनाता था, क्योंकि ये रिच इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मुझको क्या करना पड़ता था, इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। ये सब कौन खा ली, किसने खा लिया? डीप लर्निंग ने। कुछ करने ही नहीं देता ये, बस न्यूरल नेटवर्क सारा काम ही करता है खुद ही। डीप लर्निंग मतलब न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग। हमारे पास एक एक आया है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में हमारे पास एक है CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये सारा ये काम करता है, कन्वर्ट करता है नंबर्स, इसको आप फिल्टर्स दो, सब कुछ ढूंढ के लेके आएगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, कौन सी रखें, सारा काम करता है। तो ये सारा काम पहले हम लोग करते थे। बहुत सारे हमारे पास होते थे फंक्शंस भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, फंक्शंस होते थे, तो वो यूज करके करते थे हम लोग। तो ये जो हमारा जो फीचराइजेशन था ना, ये हमारा यही डिफाइन करता है, एक आर्ट डिफाइन करता है, किस तरीके से आप एनालिसिस करते हो। और ये सबसे बड़ा खेल फीचराइजेशन का ही है पूरे मशीन लर्निंग में। इसी का सबसे बड़ा खेल है। एल्गोरिथम तो कहीं से भी एसक्यूएल से उठाओ और लगा दो एसक्यूएल से, लेकिन जो मेन आर्ट है ना, ये है। तो जब मेरे पास मशीन लर्निंग थी ना, जब मेरे पास मशीन लर्निंग थी, तो हम फीचराइजेशन पे काम करते थे, कि कैसे फीचर्स बना दें, कैसे नए फीचर्स को लेके आए, है ना। तो इस तरीके से काम करते थे। तभी हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स भी थी, HOG थी, मतलब मशीन लर्निंग से पहले की बात, पहले भी मशीन लर्निंग थी, ऐसा नहीं है। तो काम हम लोग यही यूज करते थे।
इसका फुल फॉर्म है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स। एंड इसका ये तीनों हम लोग यूज करते थे, ये सब पहले काम करती थी, ये सब फीचराइजेशन के ऊपर काम करती थी। है ना, अपनी इमेज दो, उसके ऊपर ये कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकाल के लेके आती थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कोई निकाल के लेके आती थी, या एज ढूंढ लेती थी, एजेस एजेस ढूंढती थी, है ना, ये सब लेके आती थी। ये सब हमको करना पड़ता था खुद ही। जब से डीप लर्निंग ने कुछ सब कुछ खत्म कर दिया, और इसने कहा कि मुझे दो, ये सारा काम मैं करूंगा। बस इसकी एक कंडीशन है कि मुझे कंप्यूटेशन पावर दे दो, बस मुझे कंप्यूटेशन पावर दे दो, और मेरे को ह्यूज डेटा सेट्स दे दो, ह्यूज डेटा दो, मैं तभी काम कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसने ये बोला, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अगर हमारे पास 1 लाख डेटा सेट के ऊपर अगर चला गया तो सही से काम नहीं करती है। और डीप लर्निंग बस यही कहता है कि मुझे ना, खाली मुझे डेटा बहुत सारा दे दो, मैं काम बढ़िया करूंगा, और मुझे कंप्यूटेशन पावर दे दो, जीपीयू बढ़िया दे दो, रैम बढ़िया दे दो। तो हमारा तो हम लोगों ने बहुत जगह सुना है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की अगर बात करें तो मशीन लर्निंग छोटे डेटा सेट पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, और डीप लर्निंग बट लार्ज डेटा सेट्स पे अच्छा काम करता है। लेकिन एक फास्ट एआई करके है, ये अपना कोर्सेज भी करवाता है इसमें, ये जो ऑथर है ना इसका, वो ये कहता है कि मैंने डीप लर्निंग पे भी 50K का डेटा सेट को रन किया है, और उस पर न्यूरल नेटवर्क्स यूज किया है, मुझे एक्यूरेसी भी अच्छी मिली है। तो ये इसका कहना है कि छोटे डेटा सेट पे भी डीप लर्निंग अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है। तो अप्लाइड फील्ड है ये हम लोग ट्राई एंड एरर के मेथड से चलते हैं। हम ये करके देखेंगे तो ये चीज़ मिल रही कि नहीं, ये सब ट्राई करते हैं। डीप लर्निंग एक ये चीज़ का है ना। तो 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, मेरे लिए एक मिनट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरे लिए क्या करता है, लीनियर बाउंड्री बनाता है और डेटा सेपरेट करता है। ये काम कौन करता है, लीनियर। ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में खासियत क्या आई ना, कि इसमें जब कर्नल यूज करने लगे ना, तो ये नॉन लीनियर डेटा सेट को भी सेपरेट करने लगा। लीनियर को भी करता है, नॉन लीनियर को भी करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये तो प्रॉब्लम थी कि यार नॉन लीनियर डेटा सेट्स के लिए क्या करें हम। तो इसमें जो एक कर्नल आया था ना, तो कर्नल की वजह से सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत चला था। तो अभी बात करें कर्नल की, अगर देखें खुला कि नहीं। एक मिनट होल्ड करना जरा। मैंने फोन किया उसका देखी।
एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। चलो अभी देखते हैं। वो मुझको एक ब्लॉग था बहुत अच्छा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, वहां पे मुझे दिखाना था। एक मिनट। चलो उसकी भी बाद में बात करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये चीज मतलब ये है कि ये हमें इसलिए जानना चाहिए कि ट्रेनिंग और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमें पता हो कि हमें कब और कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, और कैसे मेरी ये सब एल्गोरिथम्स चेंज होती हैं ट्रेनिंग के टाइम, प्रेडिक्शन के टाइम। ये चीज हमें चीज पता होनी चाहिए, है ना, कि हमें क्या मतलब हमारी कितनी मतलब बड़े डेटा सेट से काम कितना कैसे कर रही है ट्रेनिंग, टाइम ट्रेनिंग कितना लग रहा है, प्रोडक्शन कितना लग रहा है, ये सब चीज़ें हमें एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए मशीन लर्निंग में अगर हम काम कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ये चीज़ है, मार्जिन है, यहाँ पे मेरे सपोर्ट वेक्टर्स है। ठीक है, तो ये मेरे होते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। जो मेरे मार्जिन पे होते हैं ना, वो मेरे सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। इन्हीं सपोर्ट वेक्टर्स को देख के मेरी मार्जिन बनती है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास n डेटा पॉइंट्स है, अगर मेरे पास n डेटा पॉइंट्स हैं और मेरे पास सपोर्ट वेक्टर्स n है, तो ये तो मेरे पास एक कंडीशन तो हमेशा रहेगी ना, सपोर्ट वेक्टर्स मेरे हमेशा कैपिटल एन से तो छोटे ही रहेंगे ना, क्योंकि मुझे यही चीज पता है कि मेरे सपोर्ट वेक्टर्स के बैक में बहुत सारी डेटा पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो मार्जिन बनती है ना इन सपोर्ट वेक्टर्स के की हेल्प से ही बनती है। मुझे इनकी परवाह नहीं करनी है। तो मुझे एक चीज पता है कि मेरा हमेशा, एक मिनट, मेरा हमेशा जो सपोर्ट वेक्टर्स होंगे वो हमेशा कम होंगे टोटल डेटा पॉइंट्स से। तो इसका जो ट्रेनिंग होती है ना, इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो होती है ओ एन स्क्वायर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स।
और ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। टाइम के हिसाब से ये चेंज होता रहता है ना। अब कैसे चेंज होता है वो भी देखते हैं। ये मैं चलता है यार। अगर मेरे पास मान लो कि एन, एन मेरा बहुत बड़ा है ना। अभी मैंने मान लिया कि मेरा एन बहुत बड़ा है। मान लो कि एन मेरा है 1 मिलियन, 1 मिलियन रोज। तब मेरा ना सपोर्ट वेक्टर मशीन ना हो सकता है फेल हो जाए। हो सकता है कि हो ही जाएगा फेल, ज्यादा, है ना। तो मेरा तो फेल हो जाएगा। है ना। तो इसमें मतलब इस ट्रेनिंग जो फॉर्मुलेशन मैंने किया है इसमें कुछ एल्गोरिथम्स है। है ना। तो हर एल्गोरिथम ये चीज यूज करती है, लगभग हर एल्गोरिथम एसएमओ, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। सीक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो ये लगभग हर एल्गोरिथम यूज करती है। इसका टाइम होता है। क्या होता है इसका टाइम होता था, मैंने बताया था। ओके एन, ये होता है टाइम। अगर एन बढ़ेगा तो जैसे जैसे मेरा डेटा बढ़ेगा, यानी क्या डेटा, जैसे जैसे मेरा डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी ट्रेनिंग स्लो होती जाएगी। स्लो क्यों होगी, क्योंकि मेरे डेटा सेट बहुत बड़ा हो जाएगा तो सपोर्ट वेक्टर मशीन काम नहीं करती, धीरे धीरे बंद होने की बंद होने लगेगी। तो ये हम लोग ने किसकी बात की, ट्रेनिंग की बात की। अभी अभी किसकी बात की, अभी हम लोगों ने की खाली ट्रेनिंग की बात। ट्रेनिंग में क्यों इतना टाइम लगता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये सपोर्ट वेक्टर्स जो मैंने ऊपर बताया था, ये सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करता है। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, लेकिन सपोर्ट वेक्टर्स कौन से हैं, खाली यही तो है। उसको नहीं पता कि सपोर्ट वेक्टर ढूंढता सभी में है, इसलिए उसको लगता है टाइम ट्रेनिंग में। है ना। इसलिए उसको टाइम लगता है क्योंकि वो सपोर्ट वेक्टर्स को ढूंढता है। अब मान लो उसने ढूंढ लिया, उसने ये सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढ लिए, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, इजी हो गया। किसमें, प्रेडिक्शन में। मैं प्रेडिक्शन ये सपोर्ट वेक्टर्स को ही देख के करता हूँ। आगे कुछ कुछ भी करूंगा, कुछ भी डेटा सेट पे काम करूंगा, सपोर्ट वेक्टर्स को देख के ही मैं काम करूंगा प्रेडिक्शंस पे। सपोर्ट वेक्टर मशीन की क्या प्रॉपर्टी एक है, प्रेडिक्शन के टाइम इट ओनली यूजेस सपोर्ट वेक्टर्स, वो बाकी डेटा पॉइंट्स को देखेगा ही नहीं। उसको बाकी जो डेटा पॉइंट्स से इनके बैक में जो डेटा पॉइंट्स थे और इनके बैक में, वो डेटा पॉइंट्स को देखेगा ही नहीं, इन्हीं के थ्रू प्रेडिक्शन करेगा सब सपोर्ट वेक्टर्स में।
तो जैसे हम लोग क्या करते थे KNN में, मैंने पहले भी बात की थी, KNN में हम क्या करते थे, सारे पॉइंट सेव ऑल द पॉइंट्स, सारे पहले पॉइंट्स उनको सेव करते थे। सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या कर रहे हैं, इसको इसमें खाली सेविंग ओनली सपोर्ट वेक्टर्स, क्योंकि मुझे बाकी की जरूरत ही नहीं है, और इन्हीं के थ्रू हम करते हैं प्रेडिक्शन। इसलिए हम लोग इसको KNN को बोलते हैं लेजी लर्नर। बहुत, ये लर्निंग पर्पस के लिए सही है, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत खराब काम करता है। तो प्रेडिक्शंस में मेरा ये मुझे समझ में आ रहा है, सपोर्ट वेक्टर मशीन बड़ा अच्छा काम करता है। तो जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, प्रेडिक्शंस का एक फॉर्मुलेशन है, देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं प्रेडिक्शन का। तो ये है I1 सारे पॉइंट्स तक चलेगा, अल्फा आई, वाई आई, ठीक है। अभी जो मेरा एक्स क्यू है ना, ये मेरा एक्स क्यू मेरा न्यू पॉइंट है जो मुझे ढूंढना है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे कर्नल है, ये मेरा कर्नल है की। अल्फा क्या है, ये 0 और 1 होगा। कब होगा, 0 तब होगा फॉर नॉन सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, वाई आई से कर रहे हैं, और एक्स न्यू मेरा नया पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मान लो कि मेरे पास 3 वेक्टर्स है, 3 सपोर्ट वेक्टर्स आए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। उसके सामने क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस है, मान लो कि फर्स्ट क्लास है, 0 क्लास है, फिर से क्लास है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर उसको ऐड करेंगे, जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो मेरा प्रेडिक्शन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो जितना भी यहाँ पे देखो, जितने भी सपोर्ट वेक्टर 0 यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली वो 0 ही होगा ना, जिससे भी मल्टीप्लाई जीरोस करो 0 ही होगा। इसलिए मेरे पास प्रेडिक्शन में इतना टाइम नहीं लगता है। प्रेडिक्शंस के टाइम, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन ट्रेनिंग के टाइम, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लास्ट टाइम इन ट्रेनिंग। और प्रेडिक्शन में ये लेस टाइम लेता है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में क्या करता है कि सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढता है, फिर कर्नल लगाता है, कर्नल्स को प्रोजेक्ट करता है, फिर वैल्यूज निकालता है, हायर डायमेंशंस में लेके जाता है उसको, इसलिए इसमें लगता है टाइम। और सब कुछ ढूंढ ही लिया है तो प्रेडिक्शन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो हम लोगों ने पहली क्या देखी, ट्रेनिंग की हमने देखी, ट्रेनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, और प्रेडिक्शंस की क्या आई, प्रेडिक्शंस की होती है कि मेरा है यहाँ पे नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, हैश मतलब नंबर ऑफ, डी मेरा है डायमेंशंस ऑफ डेटा सेट। तो ये इस तरीके से पूरा काम करता है, ठीक है। थोड़ा मुझे ये बताना था एक विजुअलाइजेशन की किस तरीके से बैकएंड में काम होता है। तो प्रेडिक्शन जो होता है ना मेरा, ये लीनियर होता है, और जो ट्रेनिंग है ये होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो मैंने मान लिया, चलो अभी मैं मान लिया, तो मेरा जो के था, ये जो के है ये क्या है, सपोर्ट वेक्टर्स है। ये मेरा सपोर्ट वेक्टर, मान लो कि मेरे पास सपोर्ट वेक्टर बहुत ज़्यादा है, मेरा सपोर्ट वेक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई है। मान लो मेरे पास 100 पॉइंट है, जिसमें कि 900 पॉइंट्स सपोर्ट वेक्टर्स हैं।
तो मेरा बहुत खराब काम करेगा, एसवीएम बहुत ज़्यादा ही खराब करेगा काम, वर्स। अगर मेरे पास सपोर्ट वेक्टर्स बन गए, तो हमें इस चीज को रोकने के लिए कि के बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, के बड़ा ना हो, इसके लिए हमारे पास आता है न्यू एसवीएम। अरे एक मिनट यार, ये न्यू एसवीएम क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है। ये इट इज सिमिलर टू सपोर्ट वेक्टर मशीन, but uses a parameter to control number of support vectors। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करता, सेम होता है, बस ये जो हमारा के होता है ना, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए ये इसको कंट्रोल करता है। तो जो अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, वो था सी एस वी एम। यहाँ पे सी क्या था? हमारा जब पढ़ा था ना लॉस आर्गमिन प्लस सी आई 1 से लेकर एन जीटा आई, तो ये मेरा सी था, ये हाइपर पैरामीटर। यही क्या करता था? यही तो मेरी बोलता था कि सी की वैल्यूज क्या थी, 10⁻³ से इतने के बीच में हम ले सकते हैं, इसी से कंट्रोल होता है मेरा। अंडरफिट नहीं हो, बड़ा कर दोगे तो अंडरफिट हो जाएगा, छोटा करोगे ज्यादा तो नहीं नहीं, बड़ा करोगे तो ओवरफिट, छोटा करोगे तो अंडरफिट। तो इसके हमको एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए होती थी, जहां पे मेरा लॉस ऐसा हो कि ओवरफिट भी ना करे, अंडरफिट भी ना करे, है ना। तो ये चीज थी। लेकिन हम जब ये यूज कर रहे हैं एनयू ना, तो इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ये फिक्स है। एक मिनट, ठीक है, ये चीज फिक्स है। तो कुछ फॉर्मुलेशन है, मतलब किस तरीके से क्या है देखते हैं। अगर मेरे पास एन यू ग्रेटर देन अगर है, तो मतलब ग्रेटर देन किससे? फ्रैक्शन ऑफ एरर्स या मिसक्लासिफिकेशन, मिसक्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। तो मतलब मेरे को ये कहना है कि मेरा एन इससे बड़ा होना चाहिए जितना मेरा क्लासिफिकेशन है। मान लो कि मेरे पास एन यू है 0.1, मतलब क्या है कि 0.1 टॉलरेट ओवर 10% ऑफ मिस क्लासिफिकेशन। मतलब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि 10% अगर मेरा गलत क्लासीफाई हो जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरा एन यू 0.01 है, तो क्या बोलता है कि अगर 1% गलत हो जाता है मेरा, तो मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं एन क्या ले लूँ, 0.001 ले लूँ, मतलब अगर 0.1% भी ऑफ डेटा, 1% ऑफ डेटा अगर गलत क्लासीफाई हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये चीज़ करनी पड़ती, देखनी पड़ती है। पता चला कि मेरी ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल मान लिया मेरी ट्रेनिंग सेट है
एनयू इतना कम कर दिया हम लोग ने कि वो ओवरफिट कर जाएगा, ये भी हो सकता है। तो लेकिन यार ये चीज तो है कि के को रोकता है, के की वैल्यू को रोकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक इसमें ये भी है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक मिनट, कि ये डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि हमारा ये बड़ा हो, 0.2 से बड़ा हो, और 10% तक लेके चलते हैं। तो मेरे पास ये चीज आती है ऐसा। अगर मेरा एन यू कुछ ज्यादा ही कम हो गया ना, तो मेरा मॉडल ओवरफिट कर देगा। प्रेडिक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रेडिक्शन का टाइम बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए मुझे एन यू मेरा बढ़ता है। ये मुझे एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ यूज करें कहाँ ना करें। ठीक है, एसक्यूएल की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। तो किस किस चीज़ों में सपोर्ट वेक्टर मशीन अच्छा काम करता है, और किस किस चीज़ों में सपोर्ट वेक्टर मशीन खराब काम करता है, ये भी देख लेते हैं। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं होता है, ये सबसे बढ़िया बात है। बायस वेरियस बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे पास जो सी की वैल्यू होती है ना, वो मेरे पास होती है। उसको बढ़ाएंगे तो ओवरफिट होता है, वो ज़्यादा कम हो जाएगा तो अंडरफिट होता है। तो इससे हम इसको रोक सकते हैं, हम, है ना, अपने मॉडल को हम रोक सकते हैं। सी की वैल्यू, फीचर इंजीनियरिंग या फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही करता है मेरा काम। उसके बाद डिसीजन सरफेस, हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था वो क्या करता था, लीनियर बाउंड्री बनाता था ना, लीनियर बाउंड्री बनाता है। ऐसे ही मेरा सपोर्ट वेक्टर मशीन भी बनाता है, लीनियर बाउंड्री बनेगी। लेकिन मेरे पास जो कर्नल्स है ना, आरबीएफ कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, ये मेरे बनाते हैं नॉन लीनियर बाउंड्रीज। अगर नहीं समझ में आ रहा है इससे, तो ये देखो, मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, मुझे इनको सेपरेट करना है। तो एक लाइन से कर सकता हूँ ना, तो इसको बोलेंगे लीनियर बाउंड्री। अगर मेरे पास, अब मुझे सेपरेट करना है डेटा को, दो क्लासेस हैं, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा। तो मुझे इस तरीके से कुछ करूंगा तो मेरा सेपरेट होगा। तो ये है नॉन लीनियर बाउंड्री। ठीक है, तो ये करता है कर्नल, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एक मिनट, तो सबसे बढ़िया क्या है मेरे पास, बेस्ट केस फॉर एसवीएम, कि मुझे ये पता करना पड़ेगा कि राइट कर्नल मेरा कौन सा है। वी हैव टू चूज राइट कर्नल फॉर, अलग अलग डेटा सेट के लिए अलग अलग कर्नल है। लोगों ने अपने कस्टम कर्नल्स भी बनाए हैं। ठीक है, कस्टम कर्नल्स भी लोगों ने बनाए हैं। अगर मैं नाम बताऊं कोई,
तो समझ, एक होता है मेरे ख्याल से स्ट्रिंग कर्नल, ग्राफ कर्नल, जीनोम कर्नल। तो ये सब कर्नल कुछ कुछ खुद ही लोगों ने बनाया है, डेटा सेट के हिसाब से ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंस क्या है कि फीचर इंपॉर्टेंस बताता है, फीचर कितना इंपॉर्टेंट है मेरा, ये खुद ही निकालता है, खुद ही बताता है ये चीज़, ये बाय डिफॉल्ट निकालता है ये, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना मुझे आउटलायर्स हटाने की ज़रूरत पड़ती है, ये उनको कंसीडर ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है। हम लोग कल देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन, रिग्रेशन में कैसे काम करता है। ये मेरा एक, ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन मेरा एक क्वेश्चन पूछा जाता, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन है, जैसे मेरा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे मेरा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम लेकिन मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, सपोर्ट वेक्टर मशीन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आता है वन वर्सेस रेस्ट। मेरे पास अगर कैट और डॉग की ही क्लासेस है खाली, तो इसको बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर मेरे पास फ्रॉग भी है, डियर भी है, कोई और भी क्लास है, प्लेन मान लिया, तो मेरे पास एक दो तीन चार पाँच, पांच क्लासेस हैं। इसके लिए मुझे मल्टी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग बेसिकली करते हैं यूज, क्या करते हैं, वन वर्सेस रेस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो रिग्रेशन देखेंगे कैसे काम करता है और ये देखेंगे, फिर मेरा सपोर्ट वेक्टर मशीन पे काम खत्म हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट देखेंगे, काम खत्म, फिर हम पढ़ेंगे ट्री बेस्ड मॉडल्स, जिसमें मेरा रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री असेंबल लर्निंग सब आएगा, फिर मेरा मशीन लर्निंग हो गया एंड।